हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम जो आपका सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है, सरफेस केमिस्ट्री से आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आपका कैटालिस्ट और कैटालिसिस के बारे में पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम आज पढ़ेंगे इसमें जो दूसरा टॉपिक आपका है वो अधिशोषण। तो आज हम अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे। अधिशोषण क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। आइए हम समझते हैं अधिशोषण क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोई ठोस या द्रव की सतह हो। ये आपका क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये एक क्या आपका ठोस है। इस ठोस के अंदर, इस ठोस के ऊपर के जो भाग हैं इसको हम कहते हैं सतह, यानी कि इसको हम कहते हैं सरफेस इंग्लिश में। ये कोई ठोस है और इसकी सतह, ये जो इसकी बाहरी आपको सतह दिख रही है इसको हम कहते हैं सतह कहते हैं, बाहरी भाग को इसको सतह कहते हैं। और इसके अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं, स्थूल, यानी कि स्थूल कह ले या अंतरंग भाग कह ले, इसका स्थूल भाग है, इसको कहते हैं बल्क। इसको क्या कहा जाता है, बल्क कहते हैं, यानी कि अंतरंग भाग इसका है और ये क्या है, सतह। अब ये जो अधिशोषण है, यहाँ हमें जो अधिशोषण है, एडसॉर्प्शन हमें जो पढ़नी है, ये एडसॉर्प्शन जो होता है एकदम किसी ठोस या द्रव की सतह पर क्या होता है, एक सतही घटना होता है, एक पृष्ठीय घटना होती है, एक सतही घटना होती है यहाँ पर। और इस पर अब देखिए यहाँ पर ये जो स्थूल भाग बल्क भाग है, इस बल्क भाग से कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि अंदर कोई पदार्थ आए इसके अंदर तक ना जाए, बल्कि क्या हो, इसकी सतह पर आकर क्या हो जाए, चिपक जाए। इसकी सतह पर आकर क्या हो, कोई पदार्थ आकर क्या हो, अन्य पदार्थ आकर इसकी सतह पर केवल आकर चिपके, इसकी अंदर की अपेक्षा अंदर में ना जाए, बल्कि क्या हो, इसकी सतह पर आकर क्या हो जाए, ये आकर चिपक जाए। तो इस जो है चिपकने या जमा होने की घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। जब कोई, देखिए अधिशोषण इसको कहते हैं, इस घटना को अधिशोषण। जब किसी पदार्थ की सतह पर कोई अन्य दूसरा पदार्थ आकर चिपक जाता है, केवल उसकी सतह पर आकर चिपकता है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। जमा हो जाए, आकर एकत्रित हो जाए, उस पर चिपक जाए, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। जैसे हमने बताया, एक हमने ये ठोस लिया, ये वाला एक आपका ठोस है, ये इसकी क्या है, ऊपर की सतह सरफेस की सतह है, और ये अंदर का इस भाग है। तो अंदर ना जाकर वो पदार्थ क्या हो, केवल उसकी सतह पर आकर क्या हो, यहाँ पर जमा हो जाए, एकत्रित हो जाए, आकर चिपक जाए उसकी सतह पर, तब इसको हम कहते हैं अधिशोषण की घटना, इसको हम कहते हैं। अधिशोषण की घटना हमेशा क्या होती है, केवल एकदम किसी पदार्थ की सतह पर होता है, चाहे वो पदार्थ आपका द्रव हो, चाहे आपका वो पदार्थ क्या हो, ठोस हो। यानी कि इस पदार्थ की सतह पर कोई ठोस भी आकर अधिशोषित हो सकता है, कोई आकर गैस भी अधिशोषित हो सकता है, कोई द्रव भी आकर अधिशोषित हो सकता है। तो यहाँ पर जो इसकी सतह पर आकर अधिशोषित हुआ है, इस वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य। अधिशोष्य या अधिशोषित कहते हैं इसको, एडसॉर्बेट कहते हैं, एडसॉर्बेट कहते हैं। और जिसकी सतह पर आकर ये चिपका हुआ है, इस सतह को, इस पूरे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोषक। अधिशोषक यानी कि इसको कहते हैं एडसॉर्बेंट, इसको एडसॉर्बेंट कहते हैं। तो जिस पदार्थ की सतह पर कोई पदार्थ आकर चिपकता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोषक। और जो पदार्थ इसकी सतह पर आकर चिपकता है, जमा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं या अधिशोषित कहते हैं। एडसॉर्बेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एडसॉर्बेंट।
एडजॉर्बेंट क्या, अधिशोषक क्या है, यानी कि अधिशोषक। देखिए अधिशोषक का कार्य कौन करते हैं, जो आपके अधिशोषक होते हैं, अधिशोषक आपके कौन हो सकते हैं, ठोस हो सकते हैं या फिर क्या होते हैं, कोई द्रव। को अधिशोषक का कार्य केवल कोई ठोस कर सकता है अथवा कोई क्या कर सकता है, द्रव ही कर सकता है। और अधिशोष्य हमेशा क्या होता है, अधिशोष्य, जो अधिशोष्य होता है ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका ठोस हो सकता है, ये आपका द्रव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो अधिशोष्य तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं, ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं। जबकि अधिशोषक क्या होता है आपका, तो मैं आपको बता रहा था कि अधिशोषक जो होता है ठोस या द्रव हो सकता है, जबकि अधिशोष्य जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, ठोस, द्रव अथवा गैस, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अधिशोषक का कार्य कौन करते हैं, ठोस या द्रव। अधिशोष्य का कार्य कौन करते हैं, ठोस, द्रव या फिर गैस, ये तीनों हो सकते हैं। जैसे कि हम ले एक एग्जांपल और लें, जैसे हमने बताया कि ये कोई ठोस है, इसकी सतह पर क्या हुआ, कोई अन्य पदार्थ आकर क्या हो गया, चिपक गया। इसी घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। केवल ये पृष्ठीय घटना होती है, केवल ये सतहीय घटना होती है। ये जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम और आपको समझाते हैं इसको, इस बात को। अधिशोषण क्या होता है, जैसे ये आपका ये क्या है, डस्टर है। इस डस्टर से अगर हम इसको मिटाएं, इस डस्टर से अगर हम इसको क्या करें, मिटाएं, तो ये बताइए कि ये जो रंजक इस पर लगा हुआ, जो इस पर स्याही लगा हुआ है, ये क्या होगा, इस डस्टर की केवल सतह पर ही क्या होती है, आकर चिपक जाती है। इस सतह पर आकर क्या हो जाती है, केवल आकर संचित हो जाती है, एकत्र हो जाती है, चिपक जाती है, ये इसके अंदर में नहीं जाती है। तो यहाँ पर ये जो रंजक है इसकी सतह पर आकर चिपका, इस चिपके हुए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। और ये डस्टर आपका क्या कहलाता है, अधिशोषक का कार्य कहलाता है। जैसे अभी हम इसको हाथ से क्या करें, इस तरीके से और भी एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे इसको हम हाथ से क्या करें, अभी इसको हम मिटा दें, तो स्याही क्या होगी, हमारे हाथ पर आकर चिपक जाएगी। तो जो स्याही आकर यहाँ पर चिपकी वो अधिशोष्य कहलाती है या अधिशोषित कहलाती है। और ये हमारा हाथ क्या कहलाती है, अधिशोषक कहलाती है। तो जो कोई पदार्थ आकर किसी पदार्थ की सतह पर आकर चिपकती है, वह पदार्थ क्या कहलाता है, अधिशोषक। और जो आकर चिपकता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कौन अधिशोषक होता है और कौन अधिशोष कहते हैं। या कपड़े से हम मिटाएं तो कपड़ा आपका अधिशोषक हो जाएगा, कपड़े पर ये आपका क्या होगा, जाकर चिपक जाएगा, तो क्या होगा, अधिशोषक कपड़ा कहलाएगा। और जो आकर चिपकेगा उसको हम क्या कहेंगे, अधिशोष्य कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे क्या होता है, कुछ लोग बाल सफ़ेद हो जाते हैं, काला करा लेते हैं, बाल डाई लगा लेते हैं, बाल में लगाते, तो डाई जो इसके ऊपर रंजक आकर चिपक जाती है वो अधिशोष्य का कार्य करती है। और जो आपका बाल होता है वो अधिशोषक का कार्य करता है। ठीक, तो अधिशोषक एक आधार की तरह कार्य करता है, एक आधार पदार्थ की तरह कार्य करता है। और उस आधार के लिए जो आकर कोई चिपकता है, उस आधार पर आकर क्या होता है, चिपक जाता है। तो आइए देखिए, अधिशोषण को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। या इस तरीके से अधिशोष्य के बारे में ऐसा भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी क्या कोई गाड़ी खड़ी है या आपका मेज रखा हुआ, कुर्सी रखा हुआ, उस पर आकर धूल क्या होता है, आकर जमा हो जाता है, तो वो दो धूल आकर जमा होता है उसकी सतह पर, उसको हम अधिशोष्य कहते हैं। और जो आपका गाड़ी है या आपका मेज है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। आइए देखते हैं अधिशोषक के बारे में हम लिखे हैं। अब देखिए, अधिशोषण क्या है, एक पृष्ठीय या सतही घटना होती है। अधिशोषण क्या होती है, एक पृष्ठीय या सतही घटना होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये पृष्ठीय घटना। अब अधिशोषण की परिभाषा क्या है, किसी स्पीसीज अणु का, किसी स्पीसीज अणु का मतलब कोई जो आकर चिपके, कोई ठोस, द्रव अथवा गैस, उसी को हम कहेंगे स्पीसीज अणु कहेंगे।
तो जो अधिशोष्य होता है उसी को हम कहते हैं स्पीसीज अणु। कोई ठोस द्रव आकर इस पर चिपक सकता है, उसी को हम कहेंगे स्पीसीज अणु। इसी स्पीसीज अणु का किसी द्रव या ठोस, हमने कहा केवल क्या होता है, अधिशोषक का कार्य कौन करता है, ठोस या द्रव। अच्छा, क्यों अधिशोषक का कार्य जो है ठोस या द्रव ही केवल करता है, क्योंकि ठोस और द्रव की क्या होती है, केवल सतह होती है, इनकी ही केवल पृष्ठ होती है, सतही सतह क्षेत्रफल इनका केवल होता है, सतह होता है। जबकि गैस जो होता है, गैस की कोई सतह नहीं होती है, इसलिए गैस हमेशा क्या करेगा, वो अधिशोष्य का काम करेगा, गैस अधिशोषक का कार्य कभी भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो किसी स्पीसीज अणु का किसी द्रव या ठोस के अंदर की अपेक्षा, यानी कि इसके अंदर इसके बल की अपेक्षा उसकी सतह पर, केवल इसकी सतह पर संचित या जमा, एक इस प्रकार का संचित या जमा होने की घटना अधिशोषण कहलाती है। ठीक है, ये अथवा दूसरे तरीके से हम इसको कह सकते हैं क्या, अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण किसी ठोस या द्रव की सतह पर सांद्रण में परिवर्तन अधिशोषण कहलाता है। अब देखिए, सांद्रण में कह रहा परिवर्तन, देखो जब इस सतह पर, इस अधिशोषक की सतह पर जब कोई नहीं चिपका था तब उसकी सांद्रता कुछ और थी, लेकिन जब आकर यहाँ पर चिपक गया तो चिपकने के बाद उस सतह की सांद्रता क्या हो गई, कुछ और हो गई, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। उसकी सांद्रता क्या होती है, उसकी सतह पर आकर चिपक गया तो सांद्रता उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसी को कहते हैं, पहले जब कोई नहीं चिपका था इसकी सतह पर तो उसकी सांद्रता कुछ और थी, बाद में चिपकने के बाद उसकी सांद्रता कुछ और हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि अवशिष्ट पृष्ठ बलों के कारण किसी ठोस या द्रव की सतह पर सांद्रण में परिवर्तन क्या होता है, अधिशोषण कहलाता है। अब देखिए, अवशिष्ट पृष्ठ बल क्या है, अवशिष्ट जो पृष्ठ बल होता है, किसी भी पदार्थ की सतह पर क्या होते हैं, कुछ अवशिष्ट पृष्ठ बल होते हैं, कुछ मतलब असंतुलित बल होते हैं। उसी असंतुलित बल की वजह से क्या होता है, कोई अन्य पदार्थ आकर उस पर चिपकता है और उस बल को क्या करता है, संतुलित कर देता है। आइए देखिए, पहले हम इसको समझते हैं। आज ये परिभाषा आपको समझ में आ गया, परिभाषा ठीक इसी तरीके से है। अधिशोषक तथा अधिशोष्य क्या होता है, देखिए, जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर जमा होता है या संचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। जिस पदार्थ की सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। और जमा होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं। तो जिस पदार्थ की सतह पर कोई पदार्थ आकर जमा होता है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। और जमा होने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अधिशोष्य कहते हैं, या अधिशोषित भी इसको कहते हैं। अब देखिए, अधिशोषण का कारण क्या है, अभी हमने बताया अधिशोषण का कारण क्या है। यह देखिए, यह ठोस तथा द्रव पदार्थों की सतहों पर उपस्थित असंतुलित आणविक बलों के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जो अधिशोषण की घटना होती है ये किस कारण होती है, क्योंकि कोई ठोस है, कोई द्रव है, उसकी सतह पर क्या होता है, असंतुलित बल होता है। और उसी असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए कोई अन्य पदार्थ आकर क्या होता है, चिपक जाता है उसकी सतह पर। देखिए, यह ठोस तथा द्रव पदार्थों की सतहों पर उपस्थित असंतुलित आणविक बल के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट देखिए, ठोस तथा द्रव के आंतरिक भागों में आणविक बल संतुलित होते हैं। आणविक बल क्या होते हैं, संतुलित होते हैं, लेकिन उसकी सतह पर संतुलित नहीं होते हैं। जैसे हम ये द्रव लें, ये द्रव यहाँ का फिगर बना हुआ द्रव है, एक पात्र में लिया है, तो इस द्रव के अंदर आप देखेंगे तो ये आणविक बल क्या है, ये पूरी तरीके से संतुलित है, अंदर की तरफ क्या है, संतुलित है। लेकिन इसके पृष्ठ पर यहाँ चारों तरफ बल एकदम सेम लग रहा है, फोर्स चारों तरफ यहाँ सेम लग रहा है। एक द्रव का अणु पकड़े तो उस द्रव के अणु के चारों तरफ फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर की सतह के एक अणु को हम पकड़े तो इस सतह के अणु का बल इसकी सतह पर तो लगेगा, यहाँ सतह पर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन ऊपर की तरफ क्या है, इस तरीके से आपको बल यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ बल क्या है, असंतुलित बल है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है,
असंतुलित बल यहाँ पर है, और अंदर की तरफ क्या है आपका, यहाँ संतुलित यहाँ पर बल है। यहाँ पर क्या है, संतुलित बल है। इसी तरीके से ये आपका ठोस है, ठोस के अंदर भी क्या है, संतुलित बल होता है, और इसकी सतह पर क्या होता है, असंतुलित बल होता है। इसी तरीके से हम कोई अगर धातु ले तो धातु की सतह अंदर की तरफ देखें तो चारों तरफ से एक बैलेंसी इसकी क्या है, चारों तरफ से बंधी हुई है, लेकिन जो ऊपर की सतह है, ये ऊपर की, इसके ऊपर की सतह पर बल क्या है, ये संतुलित नहीं है। ये बल क्या है, यहाँ पर संतुलित नहीं है। इसकी सतह पर यहाँ बल आपको असंतुलित बल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इसी असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए कोई बाहर से क्या होता है, अन्य पदार्थ आकर इसकी सतह पर क्या होता है, आकर चिपक जाता है, और ये इस असंतुलित बल को क्या कर देता है, आकर संतुलित कर देता है। ऐसे यहाँ पर भी आकर कोई भी पदार्थ आकर इसकी सतह पर चिपक सकता है, यहाँ भी आकर कोई पदार्थ इसकी सतह पर चिपक सकता है। चिपकता इसलिए है ताकि ये बल क्या हो जाए, आकर यहाँ पर संतुलित हो जाता है। जैसे आपकी दीवार होती है, यह भी समझिए, दीवार पर आप पुताई करते हैं, तो पुताई करते हैं चूना या कुछ भी आप उस पर पुताई करते हैं, तो उसकी सतह पर केवल आकर क्या होता है, चिपकता है। ये अंदर की तरफ चला जाता है, वो रंजक अंदर की तरफ नहीं जाता है, केवल सतह पर आता है। तो ये है सतह, ये जो है घटना होती है। अब देखिए अधिशोषण के हम देखते हैं एग्जाम्पल क्या, अधिशोषण के उदाहरण क्या है। यहाँ पर देखिए चारकोल द्वारा, अभी तो कुछ उदाहरण हमने आपको ऐसे ही बता दिया, और यहाँ जो आपकी किताब में कुछ उदाहरण लिखे उसको आप समझिए। चारकोल, ऐसे चारकोल क्या होता है, नारियल का जो होता है, लकड़ी का ये चारकोल होता है, कोयला होता है एक प्रकार का। तो चारकोल द्वारा अमोनिया गैस का अधिशोषण, तो चारकोल होता है, ऐसे मान लीजिए चारकोल, इसकी सतह पर अमोनिया गैस क्या होती है, आकर अधिशोषण हो जाता है, तो अधिशोषण घटना का उदाहरण है। सक्रिय चारकोल द्वारा ब्रोमीन का अधिशोषण, अभ्रक द्वारा नाइट्रोजन गैस का अधिशोषण, टंगस्टन द्वारा ऑक्सीजन का अधिशोषण। और देखिए क्या है, शर्करा के शुद्धिकरण में सक्रिय चारकोल द्वारा रंग युक्त पदार्थों का अधिशोषण। जो आपकी कंपनी होती है, जो जहाँ चीनी का शोधन किया जाता है कंपनी में, तो आपका जो चीनी जो रस होता है, चीनी का जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत से रंजक होते हैं। आपका चीनी बहुत गंदा होता है, तो उसमें से रंगों को हटाने के लिए उसके ऊपर से जो है इस द्रव को, इसके चीनी के द्रव को, विलयन को क्या किया था, प्रवाहित किया था। तो जो उसमें रंजक होते हैं, कलर होते हैं, उस पर सक्रिय चारकोल पर जाकर अधिशोषित हो जाते हैं, और वो विलयन आपका कैसा हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है, और फिर इसको क्रिस्टलीकृत कर लिया जाता है। इसी प्रकार से आप चीनी देखते होंगे, कुछ गंदे चीनी आ जाते हैं, कुछ क्या होता है एकदम सफ़ेद चीनी होते हैं आपको, क्योंकि उसमें से कलर किसी में से नहीं निकल पाता तो गंदा रहता है, और जिसमें पूरा कलर निकल जाता है वो क्या होता है, आपका एकदम सफ़ेद रहता है आपका चीनी। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया कि अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़, तो आपका देखिए यहाँ पर ठोस तथा द्रव के आंतरिक भागों में आणविक बल संतुलित होते हैं, लेकिन उनकी सतह पर क्या होते हैं, संतुलित नहीं होते। जैसा कि यहाँ बताया, इसी असंतुलित बल से अधिशोष से भौतिक अथवा रासायनिक बंध से जुड़कर बल को क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो ये छूट गया था, इसको मैंने बता दिया। तो इसी से आकर जुड़ जाते हैं और इसको क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। यानी कि पहले बल क्या था, बल जो आणविक जो बल होता है वो असंतुलित होता है, बाद में उसकी सतह पर आकर कोई चीज जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वो संतुलित हो जाता है। क्योंकि वो असंतुलित रहता है, तो कोई जब असंतुलित रहता है तो स्वाभाविक है कि उसकी सतह पर कोई अन्य वस्तु आकर क्या होगा, चिपक जाएगा। इस तरीके से हमारे कॉलर पर जो गंदगी चिकनाई होती है, कपड़े पर आकर चिपकती है, ये भी क्या होता है, अधिशोषण की क्या होती है, घटना होती है। सोखता कागज के द्वारा अगर हम इसको मिटाएं तो उस पर भी चिपक जाता है, तो क्या करना, कौन सी घटना कहलाती है, अधिशोषण की घटना कहलाती है। तो ये ढेर सारे आपके अधिशोषण के हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो आपको बढ़िया से अधिशोषण समझ में आ गया होगा कि अधिशोषण होता क्या है। तो मैंने आपको अधिशोषण के बारे में बढ़िया से नोट्स दिया है, आप यहाँ से लिखेंगे। अधिशोषण का कारण है अधिशोष से, अधिशोषण के अधिशोषक क्या है, अधिशोषण किस कारण होता है, कारण भी यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया है। ठोस द्रव या धातु की सतह पर असंतुलित आणविक बल के बारे में बताया।
यहाँ असंतुलित आणविक बल इसकी सतह पर असंतुलित आणविक बल है, इसकी सतह पर कोई धातु है, इस पर भी है, इस पर कोई आकर जो है अधिशोषक इसकी सतह पर आकर चिपक सकता है। अधिशोषण के उदाहरण मैंने आपको एग्जाम्पल ढेर सारे बताए, ये एग्जाम्पल इसके अधिशोषण के है। इसके अलावा मैंने ये डेस्टर वाला आपको बताया, इससे जब हम इसे मिटाते हैं तो ये डेस्टर आपका अधिशोषक का कार्य करता है, और जो रंजक हम मिटाते हैं इस पर आकर चिपक जाता है वो अधिशोष्य का कार्य करता है। ठीक, इसी तरीके से सोक्ता कागज से जब हमने आप इसको मिटाया तो सोक्ता क्या करता है, स्पंज जो होता है, सोक्ता जो होता है अधिशोषक का कार्य करता है, जो उसकी सतह पर आकर ये रंजक चिपक जाता है वो क्या कहलाता है, अधिशोषक का अधिशोष्य का कार्य करता है, वो अधिशोष्य आपका होता है। इसी तरीके से कोई गाड़ी खड़ी हो या कोई मेज रखा हो, उस पर आकर धूल के कण जमा हो जाए, लेयर जमा हो जाए, तो क्या होगा, वो धूल के कण अधिशोष्य का कार्य अधिशोष्य होते हैं, और जब मेज या गाड़ी आपकी खड़ी होती है वो क्या कहलाती है, अधिशोषक का कार्य करता है वो। ठीक, इस तरीके से या ऐसे क्या है, स्याही को जो है, चाक है कोई आपका सफ़ेद, उसको जो है स्याही में डाल दीजिए तो स्याही क्या होगी, उसकी सतह पर क्या होती है, अधिशोषित हो जाती है, और अगर आप चाक को तोड़कर देखते हैं तो उसके अंदर स्याही नहीं जाती है, वहाँ पर क्या होता है, केवल पानी के ही अणु जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, अधिशोषण के उदाहरण है। तो ये आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेकर फिर हाजिर होंगे आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अवशोषण क्या होता है। आप अवशोषण ही केवल सुने होंगे, अधिशोषण के बारे में आज आप जान रहे हैं कि अधिशोषण होता क्या। फिर हम आपको अवशोषण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।